हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण पढ़ रहे थे। जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है उसी को पढ़ रहे थे। उसमें हमने अभिक्रिया जो इंट्रोडक्शन था उसे भी देख लिया था, जो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं वो देख लिया था, और इक्वेशंस वगैरह भी लिखना सीख लिया था, और अभिक्रिया को बैलेंस करना भी सीख लिया था। और कल की लेक्चर में हमने देख लिया था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमने दो प्रकार देख लिए थे। एक क्या देखा था, एक तो संयोजन अभिक्रिया देखी थी, एक वियोजन अभिक्रिया देखी थी। रिकैप कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, संयोजन अभिक्रिया में हो रहा था दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बना रहे, और इसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहे। वियोजन हो रहा था जैसे कि H2 प्लस I2 मिलकर क्या बना रहा था, OHI बनाया था, ठीक है। एंड CaCO3 टूटकर क्या बनाया था, CaO प्लस CO2 बनाया था। इसमें सेम हो रहा है ना, दो रिएक्टेंट मिलकर एक अपकर्मक बना रहे हैं, एक अपकर्मक टूटकर दो उत्पाद बना रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसमें दो रिएक्टेंट चाहिए होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसमें एक रिएक्टेंट होता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है। इसमें दो या दो से अधिक होता है, दो या दो से अधिक, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और क्या हम लिखा है, इसमें हीट और लाइट की आवश्यकता होती है। हीट और लाइट की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती। हीट और लाइट की आवश्यकता नहीं होती। और क्या लिखा था, इसकी परिभाषा लिख रही थी हमने, वो आप लिख लो ना। तो यही चीज़ हमने बताई थी संयोजन एंड वियोजन। अब आगे की देखते हैं, 3rd नंबर की है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले पढ़ते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया से लिखते हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DI होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं उसको पहले समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जैसा कि आपने देखा होगा अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में आपने देखा होगा कि कोई, आप जब बेंच पर बैठे होते हो तो कोई ताकतवर वाला इंसान आके आपको वहाँ से उठा देता है और आपके जगह को चेंज कर देता है। जैसे कि तुम निवले इंसान हो, निवले पतले इंसान हो, तुम आगे बैठना चाहते हो, आगे बैठे हो, तो जो ताकतवर इंसान आया उसने तुम्हें हटा दिया। क्या कर दिया, हटा दिया कि हट मेरी मेन से या फिर चेयर से या फिर टेबल से मेरी से हट, और तू अपनी जगह दे। तो तुम वहाँ से उठ के बैक बेंचर हो गई, बैक बेंच पर चले गए। तो यही क्या हुआ, एक ताकतवर ने आके एक कमज़ोर को उठा दिया, विस्थापित कर दिया दूसरी जगह पर, उसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं फिर इसकी परिभाषा देते हैं। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, ये कॉपर सल्फेट है, CuSO को क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट है। अगर इसकी अभिक्रिया जिंक, क्या है, Zn है, क्या है, जिंक के साथ कराते हैं तो ये जिंक ये Cu क्या होता है, हट जाता है, और जो Zn क्या है वो हटा देता है, मतलब जी Zn विस्थापित कर देता है Cu को। तो Zn Cu को विस्थापित कर देगा, उसकी जगह पे आ जाएगा और Cu बेचारा अलग चला। तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा।
एंड ये क्या है, कॉपर। ये बेचारा अलग हो गया। तो इसमें क्या हुआ, एक रिएक्टेंट ने दूसरे रिएक्टेंट को विस्थापित कर दिया, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको हम लिखते हैं, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व, किसी कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उससे विस्थापन, क्या कहते हैं, विस्थापन क्रिया क्या हुआ था इसमें, एक अधिक क्रियाशील है जिसकी ताकत ज्यादा है, क्रियाशीलता अधिक है, वो कम क्रियाशील, मतलब जैसे कि Cu कॉपर है, वो कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। Zn ने Cu को विस्थापित कर दिया, Zn जिंक सल्फेट बना लिया और Cu को विस्थापित कर दिया, तो इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यही मैंने लिखा। और आपको, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये Zn है वो Cu को ही क्यों विस्थापित कर रहा है, Cu ने Zn को क्यों नहीं किया। अगर हम इसको लिख दें पहले कि Zn CuSO4 है, अगर प्लस Cu है, अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा, तो मैं बोलूँगा आपसे नहीं, क्यों नहीं बनेगा। तो हम इसका एक लॉजिकल आंसर देते हैं कि जो Zn है उसकी क्रियाशीलता क्या है, अधिक है, और उसकी क्रियाशीलता का एक क्रम है, एक सारणी है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा। बट अभी तो ये समझ लो कि जो अधिक क्रियाशील है वो सिर्फ कम क्रियाशील को हटा सकता है, वो अधिक क्रियाशील है उससे अधिक क्रियाशील है उसको नहीं रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि जिंक है वो अधिक क्रियाशील है और जो Cu है वो कम क्रियाशील है, इसीलिए Cu को जिंक ने क्या किया है, विस्थापित किया है, ना कि Cu जिंक को विस्थापित करता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये डेफिनेशन है, इसको नोट डाउन कर लो, और ये जो रिएक्शन है उसको नोट डाउन कर लो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो चीज़ें हैं उसको लिख लो, क्या लिखना है, जिंक को क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, जिंक का विस्थापन हुआ है, ये सारी चीज़ें लिख लो आप, भले ही मैं लिखाऊँ या ना लिखाऊँ। जिंक का विस्थापन हुआ है, सॉरी Cu का विस्थापन हुआ है जिंक के द्वारा, Cu का विस्थापन हुआ है जिंक के द्वारा, ये सारी चीज़ें आप लिख लो। बाकी की चीज़ आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें हमने सिर्फ एक ने विस्थापित किया था, सिर्फ जिंक ने Cu को विस्थापित किया, और डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है कि Cu भी इसका विस्थापन कर दे और जिंक भी इसका विस्थापन कर दे, दोनों ही विस्थापन कर दे, उसे ही हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब इसे हम इरेज करते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा। क्या है, द्वि मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कौन से नंबर थे, चौथे नंबर के, तीन रिएक्शन में करा चुका हूँ, चौथे नंबर के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं Na2SO4
प्लस ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, उसकी रिएक्शन BaCl2, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है, क्या है, बेरियम क्लोराइड है, इसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है, BaSO4 बनता है, क्या है, BaSO4 बनता है, प्लस क्या बनता है, NaCl, 2NaCl। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो जो BaSO4 है क्या होता है, अवक्षेप के रूप में, क्या है, PPT के रूप में नीचे जमा हो जाता है, PPT के रूप में नीचे जमा हो जाता है। तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, क्या क्या है, बेरियम, बेरियम क्लोराइड, ये क्या है, बेरियम सल्फेट, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसे साधारण नमक भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ है वो चीज देखते हैं कि जो ये BA है, जो BA है उसने जो Na है उसका डिस्प्लेसमेंट किया है, इसने Na को हटाया है, और जो Na है उसने इसको हटाया है, BA को हटाया है। मतलब कि दोनों एक दूसरे को हटा रही हैं, दोनों एक दूसरे, मतलब BA ने Na को हटा के अपनी उसकी जगह आ गया है, मतलब BaSO4 बना लिया है, और जो Na है उसने BA को हटा दिया है, वो Na की जगह आ गया है, तो सॉरी BA की जगह आ गया है तो NaCl बना लिया, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे ने आपस में विस्थापित कर दिया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा क्या है, जब दो यौगिक आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन क्रिया कहलाती है। आपको बहुत सारी बुकों में एक और परिभाषा दिखेगी, एक और परिभाषा क्या है वो देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, क्या हुआ है, Na पर कितना चार्ज था, Na पर कितना चार्ज होता है, Na पर होता है प्लस, पॉजिटिव होता है, +1 होता है, ये 2 है तो 2 आगे आ गए, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव के चार्ज कितने हैं, 2 है, तो 2 पॉजिटिव है, ठीक है। BA पर चार्ज कितना होता है, BA पर कितना होता है, 2+ होता है, 2+ होता है। तो ये जो है BA है वो अपने चार्ज है उसका विस्थापन किया है, मतलब अपने चार्ज मतलब आयनों का आदान प्रदान किया है, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे भी हम लिख लेते हैं कि क्या है, कि जब दो यौगिक आपस में अपनी आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसे
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहती है। ये चीज आपको समझ में आनी होगी कि द्विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब आपस में दोनों ही यौगिक आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो इसे नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण एवं अपचयन, जैसे आप अपचय उपचय अभिक्रिया भी कहते हैं, तो उसे हम पढ़ेंगे। जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब 5वें नंबर की रिएक्शन देखते हैं। 5वें नंबर की रिएक्शन है, क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्या है 5वें नंबर की, ऑक्सीकरण अपचयन जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, या फिर दोनों साथ साथ होती हैं, उससे रेडॉक्स रिएक्शन कहती है। रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन की आपको परिभाषा समझ में आ गई। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को पहले समझना जरूरी है। तो हम पहले समझते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। इस तरफ ऑक्सीजन को समझेंगे, इस तरफ ऑक्सीकरण को समझेंगे। तो चलो समझते हैं। ऑक्सीकरण, इस तरफ लिख लेते हैं अपचयन, जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इससे बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब क्या होता है इसे समझते हैं। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो इसमें लिख लेते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब अपचयन है, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना। क्या होगा, ऑक्सीजन का निकल। क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन निकल रही है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है।
और अपचयन में क्या होता है? अपचयन में होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। और इसमें हाइड्रोजन निकलती है, तो क्या है? हाइड्रोजन का निकलना। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन निकल रही है। अपचयन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों अच्छे से समझ में आ गई हुई। ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। सिंपली इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है उदाहरण। उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे कि आपका जो CuO है, सॉरी CuO है, CuO है कि रिएक्शन अगर हम H2 के साथ करें, CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन हम अगर H2 के साथ करें तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? CuO है और H2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो क्या बनेगा? क्या बनेगा? Cu बनेगा, सॉरी Cu बनेगा एंड क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। क्या बनेगा? कॉपर बनेगा और जल निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन का एक उदाहरण है। अब इसमें आपको अपचयन और ऑक्सीकरण को मतलब बताना है कि ऑक्सीकरण कौन सा हो रहा है और अपचयन कहाँ पे हो रहा है। ये चीज़ आपको बतानी है। रिडॉक्स रिएक्शन का एक उदाहरण देखते हैं। मैंने क्या लिखाया था? ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है? ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है? तो जो ऑक्सीजन है किस में जुड़ रहा है? ये क्या है? ये क्या है? इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन आगे जाके निकल रही है। तो ये क्या है? क्या है? रिडक्शन। क्या है? मतलब क्या है? अपचयन। क्या हो रहा था इसमें? ऑक्सीजन निकल रही थी, देखा? कॉपर बचा है सीधा, तो ऑक्सीजन निकली। और इधर है H2। H2 में क्या हुआ है? इधर ऑक्सीजन जुड़ी है। क्या है? जुड़ी है। तो इसका मतलब क्या है? ये है ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। मतलब कि ऑक्सीकरण। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसमें ऑक्सीजन निकल रही है इसीलिए ये अपचयन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका मतलब ये ऑक्सीकरण। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। मैंने सिंपली ऊपर लिख के भी दिखा दिया है इजी लैंग्वेज में। आपको बस इतना ही बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ही पढ़ना जरूरी है। अगर आप नीट JRF अगर ऐसी ही तैयारी कर रही हो तो इनसे ही काम चल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपने लिख लिया हो, नोट डाउन कर लिया हो। तो इसे नोट डाउन करने के बाद थैंक यू एवरीवन। हम लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और आपको इसके बाद ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी अपक्रिया दोनों पढ़ाएंगे। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी क्या अपक्रिया होती है, उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।